नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं विवादास्पद कानून को समझने जा रहे हैं, दल बदल विरोधी कानून। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसी राजनीतिक घटना से जिसने हाल ही में सबको चौंका दिया। तो हाल ही में खबर आई कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल थी। अब जैसे ही ये खबर सुनते हैं मन में पहला सवाल तो यही आता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो सीधे सीधे दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है ना। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। हमें उस दौर को समझना पड़ेगा जब भारतीय राजनीति में एक अजीब सी अस्थिरता थी। एक ऐसा दौर जिसे एक खास मुहावरे से जाना जाता है। वो मुहावरा था आया राम गया राम। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक पूरे दौर की, एक पूरी सोच की पहचान बन गया था। और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1967 की। हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल। उन्होंने एक ही दिन में, जी हाँ एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली। बस इसी घटना के बाद से ये आया राम गया राम का जुमला मशहूर हो गया, जो दिखाता था कि कैसे नेता निजी फायदे के लिए पार्टियां बदलते रहते थे। तो इसी समस्या से निपटने के लिए एक कानून लाया गया। चलिए अब देखते हैं कि ये कानून आखिर है क्या और काम कैसे करता है। साल था 1985। संविधान में 52वां संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी को हम आम भाषा में दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, नेताओं को व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बदलने से रोकना और चुनी हुई सरकारों को एक स्थिरता देना। तो सवाल ये है कि कानून के हिसाब से किसी सांसद या विधायक को अयोग्य कब ठहराया जा सकता है। इसके 2 मुख्य आधार हैं। पहला, अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। और दूसरा, अगर वो पार्टी व्हिप मतलब पार्टी के आधिकारिक निर्देश के खिलाफ जाकर सदन में वोट करे या वोटिंग में हिस्सा ही ना ले। लेकिन हर कानून की तरह इसमें भी एक लेकिन है, एक बहुत जरूरी अपवाद, एक ऐसी शर्त जो पूरे खेल को ही बदल देती है। और यहीं से हमारी शुरुआती खबर का राज खुलेगा। और वो जादुई संख्या है 2/3। जी हाँ, 2/3। यही वो आंकड़ा है जो दल बदल और विलय के बीच की पतली सी रेखा तय करता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम विधायक या सांसद पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उसे दल बदल माना जाएगा और उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन अगर 2/3 या उससे ज्यादा सदस्य एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय यानी मर्जर माना जाता है। और ये कानूनी तौर पर पूरी तरह से सही है। और बस यहीं पर हमारी उस पहली खबर का जवाब छिपा है। एएपी के 10 में से 7 सांसदों का मतलब हुआ 70% सदस्य। कानून की जरूरत है 2/3 की, जो कि करीब 67% होता है। तो क्योंकि 70% 67% से ज्यादा है, इसलिए कानून की नज़र में इसे दल बदल नहीं बल्कि एक वैध विलय माना जाएगा। और इसीलिए उन सांसदों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा। चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। ये देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में फैसला लेने की शक्ति किसके पास है और उससे जुड़े विवाद क्या हैं। दलबदल के मामलों में किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का आखिरी अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। दिलचस्प बात यह है कि जब ये कानून 1985 में बना था तब इसमें लिखा था कि स्पीकर का फैसला ही अंतिम होगा और उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्पीकर का फैसला भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, मतलब उनके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या स्पीकर या सभापति के लिए फैसला लेने की कोई समय सीमा तय की गई है? और जवाब है नहीं। कानून में ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है। और इसका नतीजा ये होता है कि कई बार इन याचिकाओं पर महीनों, यहाँ तक कि सालों तक कोई फैसला ही नहीं होता। और इस देरी की वजह से इस कानून का जो असली मकसद है वो ही कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। अब इस कानून से जुड़े बहुत ही बुनियादी लोकतांत्रिक सवाल पर नजर डालते हैं। ये सवाल है सरकार की स्थिरता और एक विधायक की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का।
बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कानून एक जनप्रतिनिधि को अपने विवेक से या अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज के आधार पर फैसला लेने से रोकता है? देखिए, यही इस कानून का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव है। एक तरफ ये कानून आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोककर सरकारों को स्थिरता देता है, जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये एक विधायक की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। क्या एक प्रतिनिधि को सिर्फ अपनी पार्टी के आदेश का पालन करना चाहिए, या उसे अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज और अपनी अंतरात्मा की सुनकर भी फैसला लेना चाहिए? ये कानून अक्सर उन्हें पार्टी लाइन से बंधे रहने पर मजबूर करता है। इसी दुविधा को सुलझाने के लिए कई विशेषज्ञ एक बीच का रास्ता सुझाते हैं। उनका मानना है कि इस कानून का दायरा थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। मतलब इसे सिर्फ उन अहम वोटों पर लागू किया जाए जो सीधे सीधे सरकार के बने रहने या गिरने से जुड़े हों, जैसे कि विश्वास मत या बजट। बाकी बिलों पर विधायकों को अपने विवेक से वोट करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इससे सरकार की स्थिरता भी बनी रहेगी और सदन में एक स्वस्थ बहस का माहौल भी बनेगा। तो अंत में सवाल वही आकर रुक जाता है, और शायद आज ये पहले से ज्यादा जरूरी है कि क्या राजनीतिक स्थिरता की कीमत एक जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाकर चुकाई जानी चाहिए? दल बदल विरोधी कानून इस नाजुक संतुलन को बनाने की एक कोशिश तो थी, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हुई है, या इसे आज के दौर के हिसाब से फिर से सोचने की जरूरत है? इसका जवाब भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा।